जो है आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन वाले लेक्चर से। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन जो होती हैं एक डेटाबेस के अंदर, हम लोग उसको वन फेस कह सकते हैं, ठीक है, कि वो इधर कमिट होती है या वो एक अबॉर्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रोटोकॉल है वन फेज ट्रांजैक्शन वाला, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें टू फेज जो है कमिट प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वन फेज जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक सर्वर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन जब हम टू फेज की बात करते हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो कितने ज़्यादा होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये है थोड़ा बैकग्राउंड कि टू फेज कमिट प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो आज जो है मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया बाकी रिमेनिंग लेक्चर को, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली क्लियर हो जी। तो ये समझाने के लिए कि एक कोऑर्डिनेटर और एक पार्टिसिपेंट का क्या रोल होता है, यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि टू फेज जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर एक जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे वन पार्टिसिपेंट बताया गया है, लेकिन इन रियलिटी एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हर जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेटर इसी तरह की कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रिपेयर टू कमिट। तो ये जो मैसेज है कि कैन कमिट, उसका आंसर येस और नो होता है और ये पार्टिसिपेंट को सेंड कर दिया जाता है। तो इस प्रिपेयर कमिट के रिस्पांस में प्रिपेयर कमिट जो है वो उसका रिस्पांस दिया जाता है, ठीक है। इस केस के अंदर येस है, ठीक है। उसके बाद इसको जो कोऑर्डिनेटर है इसको मार्क करता है कमिटेड, ठीक है। और फिर जो है वो उसको इन्फॉर्म करता है पार्टिसिपेंट को, ठीक है, कि उसको पता है कि ये सर्वर अवेलेबल है और इसको मैंने बताना है कि कमिट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो हैव कमिट का जो है वो उसको मैसेज सेंड करता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली जो है कोऑर्डिनेटर के एंड पे क्या वर्किंग होती है कि जो है एक ट्रांजैक्शन को जो है यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, और उसका ये प्रिपेयर मैसेज सेंड किया जाता है। तो जो कोऑर्डिनेटर है वो सारे प्रिपेयर जो मैसेजेस हैं उनको कलेक्ट करता है, ठीक है। अगर सारे जो उसके पार्टिसिपेंट हैं, जो उनको हम वोट भी कहते हैं, ठीक है, बाकी वाले सर्वर, क्योंकि जो गिवन नंबर ऑफ सर्वर्स हैं उनमें एक जो है वो कोऑर्डिनेटर बन जाता है, बाकी सारे वाले इस केस के अंदर पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेटर, सारे प्रॉमिस करते हैं कि दे आर कमिटेड, तो फिर वो दे आर देन ओवरऑल द रिजल्ट इज ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कमिटेड, ठीक है। तो ये कमिट कर देगी, और अगर चारों में से इधर कोऑर्डिनेटर या तीन पार्टिसिपेंट्स में कोई भी अबॉर्ट करता है तो रिजल्ट इज ओवरऑल अबॉर्ट। तो आपको अबॉर्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए सिर्फ एक अबॉर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और कमिट करने के लिए आपको सारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से कमिट का रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड पार्टिसिपेंट की क्या फंक्शनैलिटी है कि वो जो है जो भी उसके पास रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, तो सारी की सारी वैलिडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए देखें कि जो है प्रोमिसेस अगर सक्सेसफुल है, ठीक है, तो वो कमिट कर देता है, ठीक है। अगर उनमें से एक भी जो है अनसक्सेसफुल है, वैलिडेटेड नहीं है, तो वो वोट करेगा, ठीक है, और फेल के केस के अंदर भी उसको वोट करेगा। तो दिस इज़ अ रोल ऑफ पार्टिसिपेंट। अच्छा, ये जो मैंने थ्योरी आपको एक्सप्लेन की है, अब इसकी कॉस्ट इस टू फेस एल्गोरिथम के बारे में देख लेते हैं। तो टू फेस जो प्रोटोकॉल है इट इन्वॉल्व एन पार्टिसिपेंट, ठीक है, जो कि हम एग्जांपल के अंदर हमने एज्यूम किया है कि 4 हैं, ठीक है। तो इस एन को हम ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एज्यूम कर रहे हैं, और द कॉस्ट इन मैसेजेस इज़
प्रोपोर्शनल टू 3n, तो 3n इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। और कॉस्ट इन टाइम वो जो है दिस आर द 3 राउंड्स ऑफ मैसेजेस जो है हमें करने पड़ेंगे। अब कॉस्ट जो है यहाँ पे नंबर के फॉर्म में नहीं दी यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ डिले है, दिस इज़ वेरिएबल कि वो कितना वेट करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट टास्क, दिस डिपेंड्स अपॉन अदर प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये वही थ्योरी है जो हमने अभी एक्सप्लेन की है, बट इन केस ऑफ नेस्टेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ईच सब ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स आफ्टर इट्स पेरेंट एंड फिनिशेस बिफोर इट। अच्छा, पेरेंट जो है एक जो है ट्रांजैक्शन टी को इनिशिएट करता है, और उसके अंदर T1 जो है उसका चाइल्ड है, उसकी ट्रांजैक्शन है। तो ये आपको ज़ाहिर है बाय इंट्यूशन, ये स्टार्ट तो टी के बाद करेगा अपनी ट्रांजैक्शन T1, लेकिन ये फिनिश उससे पहले करेगा, ठीक है। जब तक ये फिनिश नहीं होगी वो टी जो है ट्रांजैक्शन वो कमिट नहीं होगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी, इधर इन केस ऑफ कमिट और अबॉर्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से नेस्टेड जो ट्रांजैक्शन है इनको परफॉर्म किया जाता है। When sub transaction complete, it makes an independent decision either to commit provisionally or to abort. Provisional commit is not same as prepared, ठीक है। तो prepared का और एक स्टेटस है और commit का और है, ठीक है। तो provisional commit ये होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है T वो एक फेज़ T1 में है, ठीक है। तो वो जो T ट्रांजैक्शन है बाय T1, if that is committed, so T transaction is provisionally committed. So ये थोड़ा सा राउंड अबाउट है, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट वाइज इस तरह से क्लियर होना चाहिए। प्रोविजनल कमिट इज़ नॉट सेम एज प्रिपेयर्ड, ठीक है। It is a local decision and it is not backed up by permanent storage. तो हमने देखा था कि जो ओवरऑल डिसीजन है, ठीक है, जब वो कमिट और अबॉर्ट होती है तो उसको हार्ड डिस्क के अंदर जो है परमानेंटली स्टोर किया जाता है। लेकिन जो सब ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे T1 है, T2 है, T3 है विद स्मॉल t, इनको क्योंकि ये लोकल डिसीजंस होती हैं तो इनको जो है परमानेंट स्टोरेज में बैकअप नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये वो जो है फाइनल रिजल्ट नहीं है जो हमें डिज़ायर्ड है। कोऑर्डिनेटर फॉर ए सब ट्रांजैक्शन विल provide an operation to open the sub transaction along with the operation enquiring whether it is parent yet commit or not। तो ये वही डिपेंडेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो तो ये एक ट्रांजैक्शन T है, ठीक है। इसकी सब ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे T1 और T2 देख सकते हैं, और फर्दर इसकी ट्रांजैक्शन जो है T1 की T11 है, T12 है, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर T2 देयर आर T21 एंड 22। तो आप देखें ये सिर्फ बताया हुआ है कि इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में से सबका रिजल्ट जो है फाइनल हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इधर दिस इज़ अबॉर्ट और इट इज़ कमिट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारे कमिट हैं दे आर प्रोविजनल कमिट, ठीक है, ये भी फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो जब मैं पूछूं कि प्रोविजनल कमिट जो है इसको हार्ड डिस्क पे या परमानेंट स्टोरेज में स्टोर किया जाता है कि नहीं किया जाता, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये पढ़ा है उनको पता चल जाएगा कि जी स्टोर किया जाता है कि नहीं किया जाता, ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द MCQs। तो रिगार्डिंग द पेपर फॉर्मेट, जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो पेपर के अंदर जो है ना मैं एक क्वेश्चन पूरा जो है ना लाइक 20 नंबर्स का वो MCQs से देता हूँ, ठीक है। तो MCQs में इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये जो यहाँ पे प्रोविजनल कमिट आ रहा है X N और P नोट्स पे, ठीक है, तो ये परमानेंट इसको स्टोरेज में रखा जाता है कि नहीं? जी, जो लोग मेरी क्लास जी सर प्रोविजनल कमिट आई गेस उसे परमानेंट स्टोरेज में रखा जाता है, फिर मतलब जब पुश करते हैं तो मतलब वो आगे ऊपर पुश कर दिया जाता है कैसे? नहीं नहीं, मैंने ये पिछली स्लाइड पे बताया था, और यहाँ से भी मैं आपको कर दूँ कि हाँ, when sub transaction complete it makes an independent decision neither to commit
provisional commit is not same as this, ठीक है. It is a local decision and not backed up on permanent storage, ठीक है. तो परमानेंट स्टोरेज पे जो फाइनल कमिट या बोर्ड होता है उसको सिर्फ रखा जाता है, और ये जो ट्रांजिशनल किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं इनको परमानेंट स्टोरेज में स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है. ओके, हमने यहाँ पे देखा था नेस्टेड, और अब हम बात करते हैं हेरारिक टू फेज़ कमिट प्रोटोकॉल. तो ये टू फेज़ ही है, लेकिन थोड़े थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. In this approach, two-phase commit protocol becomes multi-level protocol, ठीक है. अब levels जो हैं वो इसके बढ़ जाते हैं. The coordinator of top-level transaction communicate with the coordinators of sub-transactions, ठीक है. अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें मल्टीपल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और हर लेवल के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर हो सकता है, ठीक है. तो अगर मैं इस तरह की थ्योरी थोड़ी सी दूं और मैं पूछूं कि ये मल्टीपल चॉइस हो कि ये हायरार्किकल टू फेज कमिट है या ये टू फेज नेस्टेड ट्रांजैक्शन है, ये किस तरह का है, तो फिर आपको थोड़ा सा ये चॉइस करना होता है मल्टीपल चॉइस में से. तो ये थोड़ा सा उसके लिए है, ठीक है. ओके, इन दिस फ्लैट टू फेज ट्रांजैक्शन, ठीक है. अब हायरार्किकल था और फ्लैट है, तो इन दोनों में फ़र्क पूछा जा सकता है, ठीक है. इन दिस coordinator of the top level transaction sends can commit message to the coordinators of all the sub transactions in provisional commit list, ठीक है. तो इसके अंदर भी मल्टीपल कोऑर्डिनेटर हैं फ्लैट के अंदर भी, ठीक है. दिस अप्रोच डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो इसका ड्रॉबैक ये है, ठीक है, to the participant for making correct decision. अभी हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर पढ़ेंगे. तो कंकरेंसी कंट्रोल क्या है? इन ट्रेडिशनल डेटाबेस जो है उसके अंदर एक सर्वर होता है, तो इस वजह से क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता. लेकिन हम लोग जब मल्टीपल सर्वर्स की यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा सर्वर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो जब हम इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर कंकरेंसी कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है दिस इज़ ए प्रोसेस इन DBMS in which the transactions are being performed simultaneously at a distributed level without any conflict, ठीक है. तो इस चीज़ को कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी की हुई है. सो लॉकिंग का क्या मतलब है? लॉकिंग का मतलब ये है कि अगर एक रिसोर्स जो है या एक डेटा जो है एक सर्वर X ने हेल्ड किया होगा, ठीक है, तो वो दूसरा सर्वर जो है Y जो है उसको वो कमिट नहीं किया जा सकता, वो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता. तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं उनके अंदर लॉकिंग जो है प्रिटी कॉमन है. तो उसकी मैं आगे एक्सप्लेनेशन फर्दर करूँगा कि लॉकिंग होती कैसे है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर, ठीक है. एक सिंगल सर्वर वाला सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसके अंदर तो हमें पता है कि लॉकिंग मैकेनिज्म जो है उसका क्या सिचुएशन होती है. लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे कि लॉकिंग मैकेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग पैरेललिज्म को परफॉर्म कर सकें, ठीक है, जहाँ तक मुमकिन है कि मल्टीपल जो रिक्वेस्ट हैं उनको कंकरेंटली परफॉर्म कर. तो कंकरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है. लॉक्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड बाय लोकली, ठीक है. लोकली जो है रिसोर्स को हेल्ड कर दिया जाता है, जैसा कि हमने ट्रांजैक्शन T और T1 T2 T3 की बात की थी. T1 T2 T3 जो है ना कोई रिसोर्स को लॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर कोई दूसरा रिसोर्स जो है उन पे राइट एंड रीड नहीं कर सकता, ठीक है. तो इस चीज़ को लॉकिंग कहते हैं. तो लॉकिंग ये एक लोकल मैकेनिज्म है, और local lock manager will decide to grant a lock or to make wait for requesting
ट्रांजैक्शन। तो इन दोनों इसका लॉकिंग मैकेनिज्म का एक रिजल्ट हो सकता है दोनों में से, कि या तो वो वेट करेगा या फिर वो जो है उसको लॉक कर देगा। कैन नॉट रिलीज एनी लॉक्स until it knows that transaction is committed or abort at all servers involved in the transaction। आप देखें इसकी डिपेंडेंसी क्या है कि कोई एक रिसोर्स जो है अगर वो किसी को कमिट करना है, किसी को देना है, ठीक है, रिलीज़ करना है, तो वो सारा जो भी इस ग्राफ के अंदर डिपेंडेंसी ग्राफ इसको कह लें, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सर्वर इन्वॉल्व हैं वो उन्होंने इधर इसको कमिट कर दिया या अबॉर्ट कर दिया, तो फिर वो जो है उसको देखा जा सकता है। लॉक मैनेजर इन डिफरेंट सर्वर सेट देयर लॉक्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो ये जो लोकल लेवल पे ये तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, तो लेकिन जब ग्लोबल लेवल पे हम बात करते हैं तो उसको ये सारा मेक श्योर करना होता है कि सारे सर्वर जो हैं उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया हो, ठीक है। हाउ? बाय कमिटिंग और अबॉर्टिंग। डिफरेंट सर्वर्स में इम्पोज डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। okay. तो ये एक मैकेनिज्म है कंकरेंसी कंट्रोल का। तो ये हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर जो है ना एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, दीज आर द सर्वर्स। टी एंड यू जो है दीज आर टू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और ए और बी ये डेटा है, ठीक है। तो डेटा को इधर हम राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमें साइक्लिक डिपेंडेंसी का ख्याल रखना होता है कि जब ट्रांजैक्शन बी ने जो है ए को लॉक कर दिया है, ठीक है, तो अब ए जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और बी को अगर देखें तो बी जो है इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन टी जो है सर्वर एक्स पे जो है अगर उस पर ऊपर राइट है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वाई के ऊपर उसको रीड की रिक्वेस्ट उसने की है, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि लॉक है ए जो है, इसलिए इसको वेट करना पड़ता है फॉर यू, ठीक है। तो यू के अंदर हम सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ पे जो बी है, ठीक है, बी जो है इसने राइट रिक्वेस्ट की है, यानी यू ने राइट रिक्वेस्ट की है बी डेटा के लिए, ठीक है, और एट सर्वर एट वाई, ठीक है। तो लोकल इसने इसको लॉक कर दिया है, तो आप देखें कि अब इसके ऊपर रीड नहीं की जा सकती, इट हैज़ टू वेट फॉर ट्रांजैक्शन टी। अच्छा, इसको कहते हैं साइक्लिक डिपेंडेंसीज कि एक ट्रांजैक्शन जो है उसने रीड के प्रोसेस में है, उसको रीड में है तो राइट के लिए वेट करना पड़ता है, राइट के लिए तो रीड के लिए वेट करना पड़ता है, तो उसको दूसरी ट्रांजैक्शन भी देखनी पड़ती है कि ये ट्रांजैक्शन यू जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये साइकिल्स होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे बात करते हैं। सो वन रीड देन अनदर अदर हैव टू वेट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये चीज़ जो है दिस कॉज डेडलॉक्स, ठीक है। ओके, सो आई थिंक कि आपको लॉकिंग का भी पता चल गया, डेडलॉक का भी पता चल गया, साइक्लिक डिपेंडेंसी का पता चल गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर है तो आप एमसीक्यूज के अंदर उसको आराम से एक अच्छा रीडेबल एजुकेटेड गेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसेस है जो है कंकरेंसी कंट्रोल्स का, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इज वैलिडेटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वर्स, okay? Each of the servers validate transactions that access its own objects, ठीक है। Validation at all of the servers take place during the first phase of the two phase। तो फर्स्ट फेज के अंदर जो है उसको वैलिडेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम ऑल द सर्वर्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करता, जो कि फेज़ नंबर 2 है इसके अंदर। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि दिस इज़ एग्जांपल ऑफ कमिटमेंट डेडलॉक, ठीक है।
कीज़ वही हैं, इसके अंदर एक्स एंड वाई सर्वर्स हैं, टी एंड यू ट्रांजैक्शंस हैं, ए बी डेटा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिस्टिक वैलिडेशन होती है, ठीक है, इसके अंदर जो है पैरेलल वैलिडेशन परफॉर्म की जाती है, ठीक है, और विदाउट पैरेलल वैलिडेशन डेडलॉक विल अकर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रीड ए किया जा रहा है एट एक्स, ठीक है, और राइट ए किया जा रहा है, ठीक है, तो राइट यहाँ पे एट द सेम टाइम किया जा रहा है वाई पे, ठीक है, और इन पैरेलल यहाँ पे ये भी आप देखेंगे रीड ए है एट बी एंड राइट ए बी है एट वाई, तो यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, ए और बी पे, और यहाँ पे भी देखिए इन पैरेलल रीड एंड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है हमें ये पैरेलल वैलिडेशन का प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल वैलिडेशन वाला हम लोग प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करेंगे तो फिर डेडलॉक्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, दे विल अकर, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, ये सारा वो एक्सप्लेनेशन है जो कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड के ऊपर जो है एग्जांपल में देखी है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। Each server will be unable to validate the other transaction until first one has completed, ठीक है। A commitment deadlock occurs, जैसा कि हमने देखा है। Validation is fast in single server, जो कि हम ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। While the distributed transaction, the two-phase commit protocol may take some time and will delay other transactions to enter into the validation until the decision on the current transaction is done, ठीक है। तो जब तक ये नहीं हो जाती उससे पहले हम लोग अगले वाले फेज में नहीं जा सकते, ठीक है। each server applies parallel validation protocol which is an extension of either backward or forward validation, ठीक है। तो इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ये आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है पहले पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो उसकी हम लोग डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहे। तो ये फर्दर है, दिस अलाउज मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू बी इन द वैलिडेशन फेज, ठीक है, एट द सेम टाइम, तो जिसको हम कंकरेंसी कहते हैं। इन दिस right set of transaction must be checked for overlaps with the right set of earlier overlapping transactions, ठीक है। तो क्या जो राइट ट्रांजैक्शंस जो कि पहले परफॉर्म की गई हैं क्या वो ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो इनको हम नई जो आने वाली ट्रांजैक्शन है उनके साथ हमें चेक करना पड़ता है। इफ पैरेलल वैलिडेशन इज़ यूज्ड, ट्रांजैक्शन विल नॉट सफ़र फ्रॉम कमिटमेंट डेडलॉक, जैसा कि हमने ये वाले स्लाइड में देखा था। इफ सर्वर सिंपली परफॉर्म इंडिपेंडेंट वैलिडेशंस, it is possible that different server may serialize same set of transaction in different orders, ठीक है। तो serialization भी important है जो कि हमें concurrency के लिए help करती है। ऑप्टिमिस्टिक जो है ये हमने पढ़ा है, ठीक है। आफ्टर, ठीक है, ये टू फेज हैं, टू मेथड्स हैं दैट कैन बी यूज टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए जो है ये डेडलॉक्स को, ठीक है। आफ्टर लोकल वैलिडेशन ग्लोबल वैलिडेशन इज कैरिड आउट, तो हमारे पास एक लोकल ग्राफ तो पड़ा होता है, लेकिन जितने भी उसके अंदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं, इसका एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक ग्लोबल व्यू आ जाएगा जिसको यूज़ करते हुए हम क्या चेक करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ ऑर्डरिंग एट इंडिविजुअल सर्वर इज सीरियलाइज। फिर अब यहाँ पे सीरियलाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ग्लोबल व्यू है। ऑल ऑफ द सर्वर्स of a particular transaction use the same globally unique transaction number,
तो ये तो हम लोगों ने हमें पता है इंट्यूटिवली कि ग्लोबल आईडी जो है हर ट्रांजैक्शन की वो यूनिक होनी चाहिए। थर्ड जो मेथड है वो है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग कंकरेंसी कंट्रोल। जो हमारे पास एक सिंगल सर्वर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्डरिंग जो है टाइम स्टैम्प की बेस पे की जाती है, ठीक है। एक सर्वर जो है एस, उसमें ट्रांजैक्शन टी परफॉर्म की जा रही है, एक सिंगल सर्वर है ना, तो इसलिए तो टाइम स्टैम्प जो है टी इस पे आई है, इस पे जे है, तो ये अगर आई पहले है तो इस ट्रांजैक्शन को पहले करना चाहिए, उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन जी को हम उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जब हम मल्टीपल सर्वर्स की बात करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें वहाँ पे एक लोकल टाइम स्टैम्प चाहिए होती है और सर्वर आईडी चाहिए होती है, ठीक है, व्हेन इन केस ऑफ मोर देन वन सर्वर। तो ये सिर्फ फ़र्क है एक सिंगल सर्वर और एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो है सिस्टम की, जिसके अंदर हम ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, टाइम तो ज़्यादा लगता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसको हम पैरेलाइज कर लेते हैं और उसको सीरियलाइज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक्स, ठीक है। अगर हमारे पास एक सर्वर होता है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरा ख्याल है ये पिक्चर जो है ज़्यादा विविड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सर्वर S1 है, ठीक है, ये दोनों लोकल सर्वर हैं, ठीक है, और सिंगल सर्वर सिस्टम है, और ये सर्वर S2 है। तो इसने कोई रीड या राइट परफॉर्म किया है डेटा ए पे, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है हम लोग सर्वर एक्स के ऊपर जो है उसका रीड अगर ए किया है और सर्वर एक्स को जो है वो उसके ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सिमिलरली जो है दूसरा डेटा जो बी है, ठीक है, इस पे रीड और राइट किया जाता है और ये एक्शन जो है सर्वर वाई पे फॉर एग्जांपल किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है जो है लोकल लेवल पे, लेकिन जब हम एक ग्लोबल पिक्चर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो है हो सकता है बी जो है ये डेटा जो है वो सर्वर एक्स एक्सेस कर रहा हो, ठीक है, और ए डेटा जो है इसको रीड या राइट सर्वर वाई परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है ये डेडलॉक अकर हो सकता है, ठीक है। किस केस में, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं, हमारे पास सर्वर दो हैं, S1 और S2। तो इसका सलूशन क्या है, हम लोग एक ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है, जिसके WFG कहते हैं, ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं टू रिजॉल्व सच काइंड ऑफ डेडलॉक्स। तो अब इस एग्जांपल से आपको पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक्स कैसे अकर होते हैं, ये क्या होते हैं, और हमने पिछले देखा भी था साइकिल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम एक ग्लोबल लेवल पे ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि जब आप इसको ग्लोबली कनेक्ट करोगे तो साइकिल्स कैन अकर, ठीक है, तो ये मेक सेंस। तो एक साइकिल की हम एग्जांपल लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास एक ग्राफ है, इसके अंदर देखें कि एक जो रिसोर्स है इट इज़ हेल्ड बाय W, ठीक है, देन इट वेट फॉर A, then A is also has held a resource in U, and then it has to wait for B, this action, ठीक है, server Y to free resource B or data B, or similarly same case occur with V, because B is held by Y and it is waiting for C, ठीक है। तो ये एक हम इसको अगर शॉर्ट करना चाहें तो ये जो W U एंड V ट्रांजैक्शन है, दे आर मेकिंग अ डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक कैसे आया, क्योंकि एक साइकिल बन गया, ओके। सो ये एक डिपिक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक्स क्या होते हैं, साइकिल क्या होते हैं, ठीक है।
तो डिटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक रिक्वायर अ साइकिल टू बी फाउंड, ठीक है। अब साइकिल होने का मकसद मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली देयर इज़ अ डेडलॉक, ठीक है। इसका सिर्फ ये मतलब है देयर कुड बी अ डेडलॉक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखना है, हम इसको थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक को रिजॉल्व करने का जो सोल्यूशन है वो ये है कि वी नीड टू फाइंड अ साइकिल, ठीक है। इन द ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन वेट फॉर ग्राफ, ठीक है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में बात की है, वेट फॉर ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है एक ग्लोबल लेवल पे या एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लेवल पे, तो इस ग्राफ के अंदर जो है हमें डिटेक्ट करने होते हैं डेडलॉक्स, ठीक है, बाय डिटेक्टिंग साइकिल्स। बट साइकिल हर साइकिल के मतलब नहीं है कि देयर इज़ अ डेडलॉक। लोकल वेट फॉर ग्राफ कैन बी बिल्ट बाय लॉक मैनेजर। तो लॉक मैनेजर का रोल ये होता है कि वो इस तरह का ग्राफ बनाए, फिर जो है वो उसका जो है लोकल वेट फॉर ग्राफ जो है उससे फिर हम बाद में साइकिल फाइंड करेंगे। सर्वर जो है आप एक्स वाई एंड जी को देख सकते हैं, तो ये दे आर मेकिंग सम जो है देयर लोकल इंफॉर्मेशन इज दिस एंड दिस। तो अब लॉक मैनेजर ने जो है सारों की इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से वो सेव की हुई है। कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द साइकिल इन द ग्राफ, ठीक है। और कम्युनिकेशन के बगैर जो है हम वो साइकिल फाइंड नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन विदाउट जो है हम ये वाला ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, तो सोल्यूशन इज द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। इन दिस द सर्वर एक्ट एज अ ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर। One fixed interval each server will sends the latest copy of its local wait for graph। तो सारे लोग लोकल वेट फॉर ग्राफ्स को जो है जो हर सर्वर पे प्रेजेंट है, इन सब को देखते हुए एक ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो वो किसको सेंड किया जाता है? ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर को, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली कह सकते हैं कि ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर जो है इसके पास लोकल वेट फॉर ग्राफ होते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर? यूज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कौन सी? ये वाली, यूज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट द ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? ये जो है एंटिटी जो है ग्लोबल वेट डेडलॉक डिटेक्टर जो है ये कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्ट चेक्स फॉर साइकिल्स इन द ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ। अब ये काम भी इसका है कि साइकिल को डिटेक्ट करें, ठीक है। ओके, सो अगर जो लोग गौर से सुन रहे हैं, जिनको ये इंट्यूटिवली समझ आ रहा है, तो वो अपनी इंट्यूशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी किसी भी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज़ इनफ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग इसको रटे लगाओ, लेकिन यू शुड बी क्लियर इंट्यूटिवली। अगर आप इंट्यूटिवली क्लियर हो गए तो आप MCQs को भी जो है आप विद द मोस्ट सक्सेस रेट आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इफ़ साइकिल इज़ फाउंड, तो खैर इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसको देखें कि जो है इसके वो आप देखें। मैं फिर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, लेट मी सी कि कितनी स्लाइड्स रहती हैं। अच्छा, 2-3 स्लाइड्स रहती हैं, ठीक है। तो ओके, लोकल ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। आप देखें कि ये एक लोकल वेट फॉर ग्राफ है, ठीक है, ये भी लोकल वेट फॉर ग्राफ है। तो इसको यूज़ करते हुए ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर जो है वो उसके पास से एक ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इन दोनों को ग्राफ्स को जो कि सर्वर X और Y के ऊपर प्रेजेंट हैं और वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनसे ये वाला एक जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है ना कि इन दोनों को मिला के ये वाला ग्राफ कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का सिंपलिस्टिक किस्म के लोकल वेट फॉर ग्राफ और X, Y एंड Z दिया जाए, फिर आप उसे कुछ इस तरह का जो है ये बना लें, ठीक है।
तो आप इन दोनों को मैच करें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे बनाया गया है। ओके, एज चेजिंग एक मैकेनिज्म है, ठीक है। ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ इज नॉट कंस्ट्रक्टेड, each server involved has a knowledge about some of its edges. Server attempt to find cycles by forwarding messages called probes. Okay, so it follows the edge of a graph throughout the distributed system. तो edges क्या होते हैं? Edges वो links होते हैं between server to server कि जिनसे हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर पॉसिबल है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस वेट फॉर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटिंग अ पाथ इन द ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमें ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ यहाँ से हम देख सकते हैं, एक ये वाला है और ये वाला भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, कि प्रॉब्स क्या होती हैं और उनको यूज़ करते हुए हम लोग कैसे डेडलॉक डिटेक्ट करते हैं।